अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से और वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडस की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ज़राई इनकलाब की अशद ज़रूरत है। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए किसानों को हर मुमकिन वसाइल फ्राहम करेंगे। सेहतमंद बीज और खाद की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए इकदाम करना होंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत सब्ज इनकलाब ला रहे हैं। इनकलाबी इकदाम करके मुल्क को माशी तौर पर मजबूत और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। माशी तरक्की के लिए मुकम्मल जांफिशानी और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि मुत्तहिद होकर मुल्की तरक्की में हिस्सा डालें। तरक्की की मनासिल तय करनी है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। माशी मुश्किलात का हल और IMF मुआहिदा इत्तेहादियों के ताउन से मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमती कोशिशों से दरपेश माशी मसाइल को काफी हद तक हल कर लिया गया है। बहुत जल्द मजीद बेहतरी आएगी। वजीर खजाना। मईशत की बहाली के हुकूमती इकदाम। बैनुल अक़वामी एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC कर दी। माशी बहाली के सफर की जानिब एक और मुस्बत खबर सामने आई है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, इत्तेहादी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जून में 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाईं। गुज़श्ता साल के इसी मुद्दत के मुकाबले 3.9% ज्यादा हैं। अहम ज़राए में सऊदी अरब, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका शामिल। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 27 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 44,000 की नफसियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स 377 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,585 पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में अब तक 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। नौ मई के वाकयात का मरकजी किरदार फ्रॉडिया और जहनी मरीज है। तमाम झूठ, करप्शन और फितने अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। साजिशी, फितना, फसादी टोला मुल्क और अवाम को लूट कर चला गया। अब इस शख्स को इख्तिसादी बहाली हजम नहीं हो रही। मायूसी छुपाने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। CPEC की मुश्तरका राब्ता कमेटी का 12वां इजलास कल बीजिंग में हो रहा है। ताउन के नए मौक़े और CPEC के तहत उभरते हुए शोबों में मुस्तकबिल का लाहा अमल तय किया जाएगा। पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल इकोनॉमी नागुज़ीर है। मौजूदा हुकूमत CPEC मंसूबों में तेजी लाई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बीजिंग में तकरीब से खिताब। रावी के बाद भारत ने दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में हैज कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। खानकी और जिस्र के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का तहसील शकरगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे 223 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरवक्त इनखला पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। वज़ीर आज़म का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का विजन। इस्लामाबाद में कल से बैनुल अक़वामी गंदारा सिम्पोजियम। बैरून मुल्क से मंदुबीन की आमद। सिम्पोजियम सकाफती सफारतकारी के हवाले से अहम संगे मील है। मजहबी सेहत के हवाले से पाकिस्तान की एक कलीदी अहमियत है। डॉक्टर रमेश कुमार।
मनी लॉन्ड्रिंग केस सलमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत का साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। झूठा केस बनाने पर साबिक DG FIA, तफ्तीशी अफसर और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। झूठ का ये पलंदा 5 साल में तैयार किया गया। अदालत से सुरखरू हुए हैं सलमान शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। तो शाहखाना केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा, जिसके मुताबिक सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मर्तकब हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। इंसदार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई का मास्टरमाइंड है। इस शख्स ने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। मुसल्लह फसादियों की जानिब से रियासती तंसीबात, एम्बुलेंस, रेडियो स्टेशन और जंगी हीरोज की यादगारों पर हमले किए। वफाकी वजीर शहरी रहमान। जिना हाउस हमला केस, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। थाना शादमान हमला केस में मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। श्रीनगर में 50 के करीब हुर्रियत रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। मसरूर अब्बास, शबीर अहमद डार, हिलाल अहमद वार, फिरदौस अहमद शाह, जहांगीर गनी भट्ट, सैयद मुजफ्फर रिजवी शामिल। गिरफ्तार रहनुमा श्रीनगर कोठी बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त का बिलाखिर नंबर लग गया। समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। 4 साल गुजरने के बाद बुनियादी हुकूक की दरखास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। आईनी माहिरीन। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर, मरने वालों की तादाद 20 से तजावुज कर गई। नई दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत, स्वीडन की रुकनियत के हवाले से तबादला ख्याल। F-16 तैयारों की अंकारा को हवालगी और तुर्की की यूरोपीय यूनियन में मुकम्मल रुकनियत पर गौर। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान को पहली मर्तबा ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिल गई। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट अगले साल 13 से 21 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। 1990 के वर्ल्ड कप के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान 8 ममालिक के इवेंट की मेजबानी करेगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और नाज़रीन, खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कौम को आगे लेकर जाने के लिए ज़रई इनकलाब की अशद ज़रूरत है। ज़रई शोबे में इनकलाब इक़दामात करके मुल्क को माशी तौर पर मजबूत और तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे।
वज़ीर आज़म के ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के कौमी सेमिनार में खिताब की तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन साबित होगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों को सहूलियात की फराहमी और खुशहाली के लिए इक़दामात कर रही है। किसान भाई मेरे सरों के ताज हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर जो कुछ भी हम इन मुश्किल हालात में के बावजूद कर सके हमने किया, और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह हम मिलकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप पाकिस्तान की ज़मीन से सोना उगलें और पाकिस्तान को ये जो कर्ज की मैं से आप जान छुड़ाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में किसानों को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि अब भी काश्तकारों को रिलीफ देकर मुल्क की खुराक की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ अजनास को बरामद करने के विजन पर काम कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के विजन में सिपा सालार की मुशावरत भी शामिल है कि ये जो जिस विजन की सिपा सालार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। ये बात तय है, आज मिलकर हमें इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि काश्तकार करोड़ों लोगों को ग़िज़ाई अजनास फराहम करते हैं। रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई, उम्मीद है कि कपास की फसल की भी रिकॉर्ड पैदावार हासिल होगी। किसानों को ज़राअत की तरक्की देने के लिए वसाइल चाहिए। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रई आलात समेत हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान के अंदर एक ज़रई इनकलाब आना है, उसके लिए यकीनन एक बहुत सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। उसके लिए खाद मुहैया करना वक्त के ऊपर यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। उसके लिए जो अद्वियात हैं कीड़े मकोड़ों के लिए वो बहुत सही होनी चाहिए, कोई उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा जो आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो कोई भी मुल्क सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं होगा। 1-2 साल में ये हमारी ज़रई माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी और ज़रूर होगी। फिर आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सालार को बाहर जाकर कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर सरमायाकार आएंगे और कहेंगे जनाब हम इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी लाते हैं, हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और वापस लेके जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान को अब खोया हुआ मकाम दिलाना होगा। बातों से नहीं बल्कि अमल से पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बन सकता है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी के साथ ताउन का यकीन दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तफसील शाहरुख शफी से। मुल्क में ज़राअत के फ़रोग और किसान को इसकी मेहनत के बेहतर समर के हसूल के लिए हुकूमत ने हाल ही में कायम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की है, जिसके बाइस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन साबित होगा। इससे पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी सेमिनार में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि पाक फौज SIFC के तहत तमाम हुकूमती इक़दामात जैसे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेहमतों से नवाजा है, हम बासलाहियत कौम हैं, जरूरत इस अमर की है कि मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी के साथ ताउन का यकीन दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफ्र है। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। सेमिनार में दीगर माहिरीन ने अपने खिताब में कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राअत में सरमायाकारी से हम सब्ज़ इनकलाब के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और ज़राअत के लिए जदीद मशीनरी का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को लाइव स्टॉक के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
زراعت کے فروغ کے لیے ماہرین نے فارمنگ کے حوالے سے ابھرتے ہوئے جدید رجحان اور لائف سٹاک میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کریں گی شاہین صفدر۔ ملک میں زراعت کے شعبے کی ترقی اور اس شعبے میں درپیش مسائل کے حوالے سے اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں سیمینار ہوا، جس میں بڑی تعداد میں زرعی ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا، برآمدات کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ جو ان کی فوڈ سیکیورٹی کی ڈیمانڈز ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اور وہ ممالک مل کر اس پاکستان میں ہم پوری کریں گے۔ پاکستان کو ہم اس قابل بنائیں گے کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے اس کو بوسٹ ملے۔ وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم نے اس پانی کی کمی میں اپنے ملک کی زراعت کو مزید بڑھانا ہے اور اس کو نہ صرف اپنی جو ہماری داخلی ضروریات ہیں اس کے لیے پورا کرنا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انفارچونیٹ ہے کہ اتنے سالوں میں ایگریکلچر کو وہ صحیح فیسیلیٹیشن نہ دینے کی وجہ سے ہم فوڈ انسیکیور بھی ہو گئے۔ یہ ایک میجر سیکٹر ہوگا جو اکانومی کو ریوائیو کرے گا۔ سیمینار میں ملک بھر سے ماہرین کو اکٹھا کیا گیا، جس سے زراعت کے شعبے کو مزید ترقی ملے گی۔ تقریباً 9 ملین ہیکٹرز جو لینڈ ہے وہ ہماری خالی پڑی ہے، وہاں پہ ہم نہیں گرو کر رہے، اور پھر 24 ملین ایکڑ فٹ واٹر ہے جو ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ اس لیے یہ فوکس کرنا اس وقت ضروری ہے۔ ان کے پاس بیج صحیح پہنچے، ان کی مشینری ہو، ان کی وقت سے کھاد پانی بجلی سب کچھ آ سکے، تو اس کو پورے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آج کے سیمینار کا مقصد ملک میں زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انسانیت کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک متفقہ عالمی روڈ میپ اور عالمی ترقیاتی تعاون کا فروغ ناگزیر ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے اعلیٰ سطح فورم سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم نے سماجی و اقتصادی ترقی، موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف 2030 کے حصول کے لیے شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جامع عالمی ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے عالمی ترقیاتی اقدام شروع کرنے پر چین کی تعریف کی۔ GDI کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کو بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں GDI منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے ہم چین کے ساتھ اپنا کثیر جہتی تعاون جاری رکھیں گے۔ تقریب میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور CPC کے خارجہ امور کمیشن کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے صدر مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے سخت رد عمل کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو مشکل فیصلوں میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنا اور IMF کے ساتھ معاہدہ اتحادیوں کے تعاون سے ممکن ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی اور دیگر ممبران قومی اسمبلی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال، پارلیمانی امور اور ممبران کو درپیش مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کو کامیاب بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سنگین معاشی مسائل اس حکومت کو ورثے میں ملے، مگر اللہ کے فضل اور موجودہ حکومت کی محنت کی بدولت ملک کو درپیش معاشی مسائل کو کافی حد تک حل کر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے نجکاری کمیشن کی جانب سے سروسز انٹرنیشنل ہوٹل اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے نجکاری کے لیے پیش کی گئی سمری کو بحث کے بعد ان اداروں کی نجکاری کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی منظوری دی۔ کمیٹی نے نجکاری کمیشن کا مالی سال 2023-24 کے لیے 1 ارب 24 کروڑ روپے سے زائد بجٹ کی منظوری بھی دی۔
ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله موجودہ معاشی بحالی کے سفر کی جانب ایک اور اہم پیش رفت، بین الاقوامی ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر دیا۔ پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو عالمی ریٹنگ ایجنسی نے ڈیفالٹ ریٹنگ سے CCC میں اپ گریڈ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، قوم، حکومت کے اتحادی اور اقتصادی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ 2.2 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر وطن بھجوائی ہیں۔ جون 2023 میں گزشتہ سال کی اسی ماہ کے مقابلے میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 3.9% اضافہ ہوا۔ جون 2023 میں ترسیلات زر کی آمد کے اہم ملکوں میں سعودی عرب، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور امریکہ شامل ہیں۔ رواں سال اب تک ترسیلات زر کی مد میں مجموعی طور پر 27 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ IMF سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اب تک 3000 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور 100 انڈیکس نے 44,000 کی نفسیاتی حد کو بھی عبور کر لیا ہے۔ آج بھی 100 انڈیکس 377 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 44,585 پر بند ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر سے، دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور اس کی بنیادی وجہ IMF سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے اور سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اب تک 3,200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جو کہ ملک کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ IMF سے معاہدے کے بعد سے اسٹاک مارکیٹ سے غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوا ہے اور سرمایہ کار مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستانی روپی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے IMF کی ٹرینچ آتی جائے گی، دوست ممالک کی ٹرینچ آتی جائے گی، ہم بہتر مستقبل کی طرف، بہتر معیشت کی، معاشی کی طرف، ترقی کی طرف جو ہے وہ جاتے جائیں گے۔ اور پاکستان میں جو انڈسٹریل ریولوشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں آگے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ گردشی قرضے کنٹرول کرنے کے حکومتی اقدامات سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ انرجی اور انجینئرنگ سے متعلق کمپنیوں کے شیئرز کو استحکام ملا ہے، جبکہ ان اصلاحات کا اثر ملک کی صنعت پر بھی پڑا ہے۔ موجودہ حکومت کے جو انہوں نے خاص طور پہ پاور اور انرجی کے اوپر جو اپنا فوکس کیا، اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ہمیں سستی بجلی جو ہے وہ فراہم ہوگی۔ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے بجلی کی فراہمی کو جو ہے وہ انشور کیا تھا اور اب جو ہے وہ سستی بجلی کی فراہمی کو انشور کریں گے۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں 44 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 12 ارب 8 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ مارکیٹ میں 341 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا، جن میں 238 کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی، 81 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی،
जबकि 12 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज सबसे ज्यादा इजाफा सीमेंट, केमिकल और इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर्स में हुआ। स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम इस बात का गम्माज़ है कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पायदार बुनियादों पर अपना सरमाया लगा रहे हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 9 मई वाक़यात का मरकजी किरदार एक ऐसा फ्रॉडी और ज़हनी मरीज शख्स है जिसके तमाम झूठ, करप्शन और फितने पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को तबाह करने वाले इस फसादी शख्स को इक़्तिसादी बहाली हजम नहीं हो रही, इसलिए मायूसी छुपाने के लिए नित नए फरेबी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तफसील जानेंगे अरसलान असद से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट ने अपने ट्वीट में दरियाफ्त किया कि 9 मई वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ, तो उस लाइलाज ज़हनी मरीज को बताना चाहती हूँ कि इन वाक़यात का फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हुआ। जिस शख्स ने मंसूबा बंदी की, जहन साजी की, इसको प्लान किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी डायरेक्शन दी, वो पूछता है 9 मई के वाक़े से किसको फ़ायदा हुआ। जो पहले कहता था 9 मई का वाक़या मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल है, फिर कहता था ये एजेंसीज के लोग थे, फिर कहता था ऐसे रद्द अमल तो आएगा। वो पूछता है कि 9 मई के वाक़े जिसमें शोहदा की यादगारों को जलाया, जिसमें वर्दियों को नीचे फेंक कर ठुड्डे मारे, जिसमें एम्बुलेंसेस जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, स्कूल जलाए गए, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया, वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फ़ायदा हुआ है? 9 मई के वाक़े का फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है और इस साजिश को नाकाम बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम को हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब नौबत ये आ गई है कि तहरीक इंसाफ का मुल्क में कोई तर्जुमान ही नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स इस फितने और फसादी के झूठ छुपाने के लिए अपना चेहरा सामने लाने को तैयार नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ्रॉड, साजिशी, फितना, फसादी टोला मुल्क और अवाम को लूट कर चला गया, अवाम की रोजी रोटी और मईशत तबाह की। ज्यादती होती है 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को पैनमा का सहारा लेकर अकामा बनाकर उसको उसकी बेटी के साथ जेल में डाल दो, उसे गद्दा ना दो, उसे चादर ना दो, उसे दवाई ना दो, उसे डॉक्टर की एक्सेस ना दो। उसके बाद तुम शहबाज शरीफ साहब को, ऑपोजिशन लीडर को अपनी फ्रंट 2 रोज के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रखो। तुम्हारे साथ अभी हुआ क्या है? और उसके बाद तुम मरियम नवाज शरीफ को, जब वो नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलने आए, उनको तुम दोबारा गिरफ्तार करो, उनको नैब की कस्टडी में दो, वहां उनके कमरे में कैमरे लगाकर अपने मोबाइल फोन पर उनकी वीडियोस देखो। तुम्हें क्या पता ज्यादती क्या होती है और किसी की बेटियां, बहनें और बच्चियां क्या होती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जिन अलाकारों ने एक फसादी के कहने पर नवाज शरीफ और उनके खानदान पर इल्जामात आयद किए, आज वो भी नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही देने समेत उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। उन्होंने खबरदार किया कि आज़ादी इजहार राय का सहारा लेकर खतरनाक खेल खेलने वालों के खिलाफ FIA के पास तमाम सबूत मौजूद हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। अरसलान असद कटिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सीपैक की 10 साला तकरीबात के मौके पर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका राबिता कमेटी का 12वां इजलास कल बीजिंग में मुनक़िद होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इजलास में ताउन की नई राहें तलाश करने समेत सीपैक के शोबों में मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बीजिंग में मुबाहिसे से खिताब करते हुए कहा कि पायदार मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल इकॉनमी नागुज़ीर है। सीपैक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि मौजूदा हुकूमत में सीपैक के तमाम मनसूबों में तेज़ी आई है। पाकिस्तान में पहली बार 3000 साल कदीम बुद्धा तहजीब के आसार को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इस सिलसिले में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, जिसके लिए बैरून मुल्क से बुद्ध रहनुमा पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं माद अवान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए गंधारा तहजीब डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पहली बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। नेपाल, वियतनाम और मलेशिया से आने वाले बुद्ध बख्शुओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि मजहबी सियाहत का मुल्क में जितना पोटेंशियल है, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान गंधारा तहजीब के चाहने वालों का मरकज बन जाएगा। लास्ट ईयर की जो डेटा है वो है 2000, ओनली 2000। अब इस डेटा को मैं इसी साल 5 लाख पे लेके जाना चाहता हूँ। रौनक देखे फॉरेन गेस्ट की और डिप्लोमेट्स की, आपको मजा आएगा। एक आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो टूरिस्ट को वेलकम करने जा रहा है।
डॉक्टर रमेश कुमार ने इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 16 ममालिक से मेहमान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिन्हें सवात, मर्दान और तख्तपाई में बुद्ध मत के आसार दिखाने समेत पेशावर म्यूजियम का दौरा भी कराया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पहले रोज इस्लामाबाद म्यूजियम में गंधारा तहजीब के आसार पर मबनी नुमाइश देखी। पाकिस्तान आने वाले इन मेहमानों का कहना है कि वो अभी गंधारा कल्चर को मुतारिफ कराने आए हैं और अगली बार वो ज्यादा जोशो खरोश से इन तकरीबात का हिस्सा बनकर दिखाएंगे। यही अमन का पैगाम है और यही बुद्ध मत हमें सिखाता है। Pakistan is a very loving country, and especially what doctors say, the Gandhara civilization is a proud of our Pakistanis. The art of Buddhists also originates from the Gandhara civilization. I'm very happy to have been here in the symposium. Bảo tồn, giữ gìn và phát huy. And we hope that not only Pakistan but all the countries all over the world who has the Buddhist heritage should hand in hand to protect and preserve. The last propagation of Buddhism all over the world almost started from this Gandhara. This is wonderful. It is very important. इस मौके पर बुद्ध बख्शुओं ने बुद्धा के मुजस्मे के सामने रिवायती इबादत में हिस्सा लिया। अहमद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हजारों साल कबल पाकिस्तान गंधारा तहजीब का मरकज़ हुआ करता था। टैक्सिला से सवात तक बुद्ध मत के मुजस्मों, स्टूपास, कंदाकारियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। टैक्सिला से सवात तक जा बजा बुद्ध मत के आसारे कदीमा गंधारा तहजीब का इंतहाई बेशकीमत खजाना है। गंधारा न सिर्फ फन का नाम है बल्कि ये एक वसी इलाके और एक मुकम्मल तहजीब का आईनादार भी है। अशोक के दौर में बुद्ध मत ने इस सरजमीन पर अरूज पाया। इसने अपनी सल्तनत के 8 मकामात पर स्टूपे तामीर कराए थे। हर स्टूपे में गौतम बुद्ध के थोड़े थोड़े तबरकात महफूज किए गए। टैक्सिला का धर्म राजी का इनमें सबसे बड़ा था। सवात के इलाके बरी कोट में कुछ अरसा कबल ही कबले मसीह के कदीम स्टूपास दरियाफ्त हुए हैं। सवात जाते हुए सड़क किनारे बुद्ध मत के मुजस्मे, गार और स्टूपास जैसी आसारे कदीमा अपने अंदर गैर मुल्की सियाहों के लिए बेहद कशिश रखती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है कि मुल्क में सियाहत को फरोग दिया जाए। इस मकसद के लिए गंधारा तहजीब से मुतल्लिक वजीर आजम टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार वानक्वानी गैर मुल्की मंदोबीन और मुख्तलिफ सियाहती ग्रुप्स को इलाके की अहमियत के बारे में आगाही देने में मसरूफे अमल हैं। सियाहत में इजाफे के लिए जहां बुनियादी ढांचे पर भरपूर तवज्जो दी गई है, वहीं अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को भी यकीनी बनाया गया है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करते चलें। बारिशों और सैलाब ने सूखे रावी को भी तर कर दिया है और इसमें पानी भरने से ये फिर से दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरी बड़े ज़ौक़ शौक़ से दरियाए रावी को देखने के लिए आ रहे हैं और पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अज़का मकसूद। हिमालय की गोद से जन्म लेने वाला रावी भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश से होता हुआ 400 मील से जायद फासले पर मुहित है। वतन अजीज के लाखों एकड़ रकबे को सैराब करने के साथ साथ लाहौर में रावी के गिरदोनवाह में आबादियां इसी के दम से थीं। इसको भरा हुआ देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम पहले देखते थे तो बहुत ज्यादा बिल्कुल खाली खाली देखा जाता था। दरियाए रावी में पानी देख के बड़ा मजा आ रहा है। जब से दरियाए रावी सूखा हुआ था जैसे कभी ना इसमें पानी आएगा नहीं, बट यहाँ पे पानी देख के इतनी खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पे लोग भी काफी आए हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से रावी एक मरतबा फिर से जोबन पर आ गया है और इसके गिरदोनवाह में भी पानी भर चुका है। दरियाए रावी में मौजूद कश्तियां फिर से चलने लगी हैं और ये एक खूबसूरत तफरीह गाह का मंजर पेश कर रहा है। शहरी दरिया में चलती हुई नाव में इस किनारे से उस किनारे की तरफ सैर करते हुए खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दरियाए रावी लाहौर की शान और आन है जो फिर से बहाल हो रहा है, जिस पर हर लाहौरी खुश भी है और अल्लाह का शुक्र गुजार भी। दरियाए रावी में सैलाब का पानी आने से ऐसे लगता है जैसे जिंदगी सी आ गई है और गिरदोनवाह बागो बहार हो गए हैं। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हुई है। दरियाए रावी में भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद में कमी आ रही है, जबकि पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।
तमाम दरियाओं, बैराज, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। सूबाई कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 1,87,069 और अखराज 1,72,069 क्यूसिक्स रिकॉर्ड किया गया। मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,12,840 क्यूसिक्स और अखराज 96,594 क्यूसिक्स है। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,40,248 और अखराज 1,33,168 क्यूसिक्स रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 61,176 क्यूसिक्स रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम में की जानिब से किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरजेंसी की सूरत में तमाम अजला में खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान पहुँचा दिया गया है। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने तहसील शकरगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सैलाबी रैले में फंसे 223 अफराद को बचा लिया। बच्चों और खवातीन समेत बेशतर अफराद भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रैले में फंस गए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे अफराद को बरवक्त इनखला और मदद पर रेंजर्स रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की तारीफ की है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरवक्त इमदादी कार्रवाई से खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की जान बचाई गई। पाकिस्तान के फ़र्ज शनास सपूतों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात के अलावा मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में लोगों की बरवक्त आगाही और बाहिफाजत इनखला की तैयारियों की भी हिदायत की है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालती कार्रवाई और फैसले की तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। अदालत ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी करते हुए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत की कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने झूठा केस बनाने पर उस वक्त के DG-FIA मुकदमे के तफ्तीशी एहलकारों समेत मुतलका FIA हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इससे कबल सलमान शहबाज बरियत की दरखास्तों पर समाअत के लिए खसूसी अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि उन्होंने मुकदमे की तहकीकात पर मुश्तमिल 7 वॉल्यूम अदालत में जमा कराए। क्या इस तमाम रिकॉर्ड में सलमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है? FIA एहलकार अदालती सवालात का कोई जवाब न दे सके। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मौक़िफ़ तब्दील करने वाले गवाहों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडवोकेट अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान शहबाज और उनके अहलखाना के खिलाफ 2018 में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया। ताहम 5 साल की मुसलसल तफ्तीश के बावजूद FIA उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहद पेश करने में नाकाम रही। अदालत ने फरीकैन के दलाइल और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद सलमान शहबाज समेत दीगर 16 मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी कर दिया। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया, ताहम आज अदालती फैसले ने उन्हें सुरखरू कर दिया है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ एक्विट हुए और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है और ये है उनकी दास्तान जो 5 साल उन्होंने किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरखास्तों पर समाअत खसूसी अदालत के जज बख्त फहर बहजाद ने की। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के तफसीली फैसले में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आइनी फरीजा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत दायर करने की डायरेक्शन है। अदालत के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। रेफरेंस के मुताबिक सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब हुए। स्पीकर कौमी असेंबली के रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान जमा कराया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चालान जमा करवाने पर इंसदार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को कल दोबारा 9 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को थाना गोलड़ा, संजानी, थाना CTD में दर्ज 5 मुकदमात में तलब किया गया है। अदालत ने असद उमर, आमिर महमूद कियानी, जमशेद महबूब और अली नवाज अवान को भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क में तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमलों की तहकीकात के लिए कायम JIT के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा ने JIT की तश्कील के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि जमान पार्क में पुलिस पर हमलों और हंगामा आराई की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्तों पर 5 मई को फैसला महफूज किया था।
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمر سرفراز شیما اور اعجاز چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کی مدت پوری ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا۔ تھانہ شادمان لاہور پر حملہ کیس میں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کی تفتیش تکمیل کے مراحل میں ہے، چالان جمع کرانے کے لیے مزید مہلت دی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ قوم سانحہ 9 مئی کو بھولی نہیں اور شرپسندوں کی جانب سے جناح ہاؤس کو جلائے جانے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کرنے پر آج بھی سراپا احتجاج ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شرپسند عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان۔ کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ وفد کے شرکاء نے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کو کی جانے والی شرمناک تخریب کاری میں ملوث شرپسندوں، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ کہ اس طرح تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جس طریقے سے یہاں پر کیا گیا، جناح ہاؤس کو جلایا گیا اور جناح ہاؤس میں جو بابا قوم کی تصویریں تھیں، نایاب تصویریں اور جو کبھی بھی نہیں اب مل سکتی، ان کو جلا دیا گیا، چونکہ یہ ایک سازش ہے اور ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ جناح ہاؤس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، ان کی تصاویر کو اور خاص کر کے جو پاکستانی جھنڈا ہے اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ ایک کو ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہاں پر قائد اعظم کی جو تصویر ہے اس کو جلا دیا گیا، جو پیچھے کافی زیادہ املاک تھی ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وفد نے کہا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگانے والے اور بانی پاکستان کی تصاویر نظر آتش کرنے والے غدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے شرپسند قومی مجرم ہیں۔ یہ جو لوگ اس واقعے میں شامل تھے، جو لوگ یہاں پہ موجود تھے اس جلاؤ گراؤ میں، ان کو سخت سے سخت قسم کی سزا دی جائے اور تمام جو کردار ہیں ان کے خلاف جو کارروائی جاری ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اور میں اپنے تحقیقاتی اداروں، اپنے دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر جو شرپسند عناصر ملوث ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ صحافیوں کے وفد نے پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ اس موقع پر وفد نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور شہداء کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر موسمیات تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو اب اتحاد اور سیاسی سمت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بھی تعمیر نو یا معاشی اصلاحات کے لیے تیار نہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں شہری رحمان نے کہا کہ آپ نے تمام بین الاقوامی پروگراموں کو بیچ میں منسوخ کیا اور ریکارڈ قرضے لیے۔ 70 سال میں تمام حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا آپ نے اپنے دور میں لیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ متعصبانہ فائدے کے لیے آپ نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آئی ایم ایف کو لکھا کہ نئی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہ کرو، لیکن پروپیگنڈا کے باوجود اتحادی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب معاہدہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد ہنگاموں میں ملوث 3600 افراد گرفتار ہوئے اور فوری سماعت کے لیے عدالتیں لگائیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کیس کی سماعت ایک ہی دن میں مکمل کی جاتی ہے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو کڑی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ گوادر بندرگاہ کو گہرا کرنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق گوادر پورٹ کو کی زیر سمندر مٹی نکالنے کا کام 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ 1 سال میں ڈریچنگ کا کام مکمل ہونے پر بڑے جہاز بندرگاہ پر آ سکیں گے۔ گزشتہ دور حکومت میں 4 سال تک ڈریچنگ نہیں کی گئی تھی۔ منصوبے کی نگرانی کی ذمہ دار گوادر پورٹ اتھارٹی ہے اور چائنا ہاربر انجینئر کمپنی اس کی فرم ہے۔ ڈاکٹر سید محمد انور نے وفاقی شرعی عدالت کے عالم جج کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر سید محمد انور سے عالم جج کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت اقبال حمید الرحمان اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سید محمد انور کی عالم جج کے عہدے پر تعیناتی آئین کے آرٹیکل 203C کی شق 2 کے تحت 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوان نے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में मसरूर अब्बास अंसारी और शबीर अहमद डार समेत तकरीबन 50 हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को ईद मिलन पार्टी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार रहनुमाओं में हिलाल अहमद वार, फिरदौस अहमद शाह, जहांगीर गनी भट्ट और सैयद मुजफ्फर रिजवी भी शामिल हैं, जिन्हें श्रीनगर के कोठी बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई 1931 में डोगरा अफवाज के हाथों शहीद होने वाले 22 कश्मीरियों की शहादत की बरसी के मौके पर जमेरात को मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। हुर्रियत तर्जुमान ने आज़ादी पसंद कश्मीरियों से 13 जुलाई के कश्मीरी शोहदा के इज़हार सवाब के लिए मज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च करने की भी अपील की है। ये शोहदा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर अदालती कार्रवाई के लिए जमा थे। नमाज ज़ोहर के वक्त एक नौजवान ने अजान देना शुरू की तो डोगरा फौजियों ने इसे गोली मारकर शहीद कर दिया। उसकी जगह एक और नौजवान ने ले ली और वो भी फौजियों के हाथों शहीद हो गया। इस तरह 22 नौजवानों ने अजान की तकमील तक अपनी जानों का नजराना पेश किया। बरतानिया और यूरोप में भी मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने शोहदा की याद में 13 जुलाई से 20 जुलाई तक हफ्ता शोहदा कश्मीर मनाने का ऐलान किया है। जबर की जंजीरों में जकड़ी मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा इसको चैलेंज करने के 4 बरस बाद बिलाखिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग ही गया। दूसरी जानिब हिंदुत्व नजरियात के फरोग के लिए भारत में एक और मुस्लिम मुखालिफ फिल्म रिलीज कर दी गई। तफसील अब्दुल्ला शाद से। इंसानी हकूक सल्ब, शख्सी आज़ादी खत्म, आज़ादी इजहार राय पर कदगने, ये है तारफ मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर का। लहूलहान इस खित्ते से आर्टिकल 370 का खात्मा बिल आखिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को नंबर लग ही गया। 5 रुकनी बेंच भी तश्कील पा गया है जो जाफरानी दहशत गर्दी के शिकार इस मकबूजा वादी के मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता 4 वर्ष से मोदी सरकार ने इस मुकदमे की राह में कांटे बोने का कोई बहाना न छोड़ा। कभी जजों की रिटायरमेंट और कभी समाअत से माजूरी, यूं बेंच बनते और टूटते रहे। आईनी माहिरीन का कहना है कि 4 वर्ष बाद बुनियादी हकूक की दरख्वास्त पर समाअत भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। यूं तो मोदी के देश में इंसाफ की तवक्को कम ही है, मगर कश्मीरी सियासतदानों, उलमा, ताजिर बरादरी व अवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के गैर आईनी इकदाम को कालअदम करार दे देगी। इंसानी हकूक की संगीन पामालियों की मुर्तकिब भारतीय हुकूमत अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। फस्ताई मोदी सरकार अपने हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और इन जैसी दीगर फिल्मों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मुआशरे में जहर उगला जा रहा है। ये के बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में रिलीज की जा रही हैं। इसे इश्तियाल अंगेजी के तसलसल में अब संजय पूर्ण सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ एक और इश्तियाल अंगेज फिल्म रिलीज की है, जिस पर भारतीय मुसलमानों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। याद रहे कि गुज़िश्ता 5 वर्ष में बॉलीवुड मुसलमान मुखालिफ 17 से ज्यादा फिल्में रिलीज कर चुकी हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवान नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान के दाई आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की आज 8वीं बरसी मनाई गई। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान 4 अप्रैल 1924 को आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके गाजियाबाद में पैदा हुए। इब्तदा में ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन जल्द ही ये मुलाजमत तर्क करते हुए कश्मीर में डोगरा राज के खिलाफ अल में बगावत बुलंद करते हुए मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया। इसी वजह से इन्हें मुजाहिद अव्वल भी कहा जाता है। आज़ाद रियासत के क़याम के बाद 1952 में वज़ीर और 1954 में आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए। इसके बाद 1971, 85 और 90 में भी आज़ाद कश्मीर के सदर रहे। 1991 में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने और 1996 में आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, जबकि 2001 में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की सारी जिंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ रही। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से और तहरीक तकमील पाकिस्तान के हवाले से नज़रियाती और फ़िक्री माज पर काम करते रहे। आप नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान के दाई थे। 6 किताबें भी लिखी।
آپ کی تحریروں سے پاکستان سے محبت کی مہک آتی ہے۔ آپ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بڑے قد کاٹ کے مالک تھے اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سیاست کے ساتھ ساتھ تصوف اور مذہب کی طرف بھی مائل تھے۔ آپ 10 جولائی 2015 کو 91 برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہے گئے۔ سردار عبدالقیوم خان اپنے آبائی علاقے غازی آباد میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان کی برسی کے موقع پر دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور تحریک آزادی کشمیر اور میدان سیاست میں خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تحریک آزادی کشمیر ہو یا عوام دوست فلسفہ سیاست، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی زندگی موجودہ دور کے سیاست دانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں 36، ملتان 38، سرگودا 36، جبکہ دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 33، کراچی 35، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی اب تک کی صورتحال۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اولمپکس کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی مل گئی۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پہلی مرتبہ اولمپک ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی سونپی ہے۔ 8 ممالک کی ٹیموں کے درمیان ایونٹ کے اگلے سال 13 سے 21 جنوری لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 1990 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب پاکستان 8 ممالک کے ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ مینز اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ پاکستان اور اسپین میں ہوں گے، جبکہ ویمنز ہاکی کے کوالیفائنگ راؤنڈ چین اور اسپین میں کھیلے جائیں گے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں جاری ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا 7واں ایڈیشن 3 سے 12 اگست تک بھارت کے شہر چنائی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں ایشیا کی 6 بہترین ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹیموں میں پاکستان، میزبان بھارت، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور ملائیشیا شامل ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 3 اگست کو ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان 2012، 2013 اور 2018 میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل جیت چکا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی نوجوانوں نے ملک کا نام روشن کر دیا۔ ریاض میں کھیلے جانے والی ای گیمز ٹیکن 7 کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ای گیمز کے فائنل راؤنڈ میں 3 رکنی پاکستانی نوجوانوں کی ٹیم نے ای گیمز میں اپنی مہارت کا بھرپور استعمال کیا اور جنوبی کوریا کو شکست دے کر ٹیکن 7 ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فتح کے بعد پاکستانی گیمرز سجدہ ریز ہوئے تو سعودی شائقین نے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو ٹرافی اور $5 لاکھ کی انعامی رقم دی گئی۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گیم کھیل کر اچھا لگا، ہماری کوشش یہی تھی کہ ٹرافی جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ ناروے کپ کی تیاری کے لیے پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ اسلام آباد میں جاری ہے۔ سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کھلاڑی پریکٹس میں مصروف ہیں۔ ناروے کپ 29 جولائی سے اوسلو میں شروع ہوگا۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم 27 جولائی کو ناروے کے لیے روانہ ہوگی۔ ایونٹ میں پاکستان کا 20 رکنی دستہ حصہ لے گا۔ ناروے کپ اوسلو میں 30 ممالک سے اسٹریٹ چائلڈ ٹیمز شرکت کریں گی۔ پاکستانی ٹیم نے ناروے کپ میں 2015 میں دوسری اور 2016 میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔